हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स में 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा गया है कि कृषि में नवाचार। नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन, मतलब एग्रीकल्चर को हम किस प्रकार से इनोवेट करें, मतलब नवाचार करें। नवाचार और सुधार में अंतर ये होता है कि परिवर्तन दोनों में होता है। नवाचार में भी परिवर्तन होता है और सुधार में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन सुधार जो होता है वो नकारात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन परिवर्तन जो ये नवाचार वाला परिवर्तन होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसी में कहा गया है कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें, स्टार्टअप का मतलब होता है छोटी मोटी जो आपकी फैक्ट्री है या कंपनी है खोलिए और उसमें उद्यमी बनिए और 10 लोगों को अपना एक रोजगार दीजिए, ठीक है। स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर बी आंसर होगा एग्री उड़ान होगा, ठीक है। एग्री उड़ान कार्यक्रम किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस करने और खेती बाड़ी में नए प्रयोगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें स्मार्ट खेती, इनोवेटिव फूड टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी, फिशरीज पशुपालन और आदि को बढ़ावा देना है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैश मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो कौन है? तो एक है पूरा नाम का एक ये मॉडल है। ये क्या करता है कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए पूरा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, ठीक है। इस अवधारणा को भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्ष 2003 में प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम इसे केरल के 2 जिलों 2004 से 2007 में और 3 वर्षों है तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। कहने का मतलब यह है कि शहरों को, ठीक है, शहर में कोई मतलब मार्केट है, आपको पता होगा कि मार्केट शहर में होते हैं, तो ग्रामीण ये छोटे छोटे से सेक्टर्स होते हैं ग्राम के, इनको शहरों से जोड़ करके एक ऐसी इंटीग्रेटेड मंडी का निर्माण करना है और लोग यहाँ पर जो है उचित मूल्य पे लाके सारी चीज़ें बेच सकें। इसी को पूरा कहते हैं प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है। 76 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। कल मैंने आपको एक चीज बताया था मॉनेटरी पॉलिसी में, वहीं क्लियर कर देते हैं। देखिए, एक होता है SLR, ठीक है, एक होता है CRR, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये एक ऐसी अधिकृत पूंजी होती है जिसको सभी बैंक अपना कुछ अमाउंट जो है RBI के पास रखती हैं एक निश्चित ब्याज दर पर। वर्तमान में ये 4.5 समथिंग है % पे इसको रखा जाता है, ठीक है। और ये बैंक रखती हैं RBI के पास और बैंक इस पर जो है ब्याज देती है 4.5%। एक होती है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR इसको बोलते हैं। ये इस समय 18% है, ठीक है, मोटी मोटा 18% है, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक ऐसा अमाउंट होता है जिसको जो है सभी बैंक अपने पास जो है इतने अमाउंट को रखती हैं, विशेष किसके रूप में? बॉन्ड के रूप में, कुछ नगद के रूप में, कुछ सोने वगैरह के रूप में, या कुछ रूप में रखती रहती हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। और यदि इन दोनों को घटा दिया जाए, इन दोनों को कम कर दिया जाए तो क्या होगा? इन्फ्लेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इनको जितना कम किया जाएगा उतना ही देश के लिए अच्छा है, ठीक है। पहले तो ये 50% हो जाता था, ठीक है, लेकिन अब इसको 18% और 4.5% पर लाके रोका गया है। अब वर्तमान में मॉनेटरी पॉलिसी हर 6 महीने में चेंज होती है, तो क्या होगा इस फाइनल क्वार्टर में आप देख लीजिएगा वहां पे। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन या अमृत
किस मंत्रालय के अधीन है? आवास और शहरी मामले, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष्मान भारत है। ठीक है। गृह मंत्रालय जो होती है इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है, पुलिस वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं, और पैरामिलिट्री फोर्स आती है। पुलिस तो राज्य सूची का विषय है, तो पुलिस के अंदर नहीं आएगी, पुलिस राज्य सूची का विषय है तो नहीं, इसके अंदर सारी इंटरनल सिक्योरिटी आती है, पैरामिलिट्री फोर्स आते हैं, सारी चीज़ इसमें होती हैं। नक्सलाइट वगैरह एरिया में ये जो है भेजे जाते हैं, सीआरपीएफ वगैरह वाले, सीएपीएफ वाले होते हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, इसकी वैकेंसियाँ भी आती रहती हैं। मानव संसाधन विकास, ये NHR नेशनल ह्यूमन रिसोर्स NHR के अंतर्गत आता है, जो मानव संसाधन के विकास है इसको बढ़ावा देने के लिए। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय जो होते हैं इसको अमृत मिशन को लागू किए हैं। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन या अमृत आवास और शहरी मामलों के अंतर्गत आते हैं। इस योजना को जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? मतलब रोजगार के अवसर क्यों कम हो रहे हैं, इसका क्या व्याख्या है? मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती है, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उसमें कम काम कर रहे हैं, और इसमें लिखा है कि मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से काम कर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं हुआ। श्रमिक काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो ये तो खराब बात है। मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती, तो ये भी गलत बात है। भाई देखो, 3 तो अपने आप एलिमिनेट हो गया। मजदूरों को कार्य की गई को मजदूरी नहीं मिलती है, तो ये तो सार्वभौमिक कुछ परसेंट होते हैं, 1-8% वो नहीं मिलते होंगे, बेकार में कहीं नहीं खटा लिए होंगे, वो भी एक वो 0.00% से भी कम है। ठीक है, तो ये तो मेन कारण नहीं हो सकता, इसलिए पहले कट जाएगा। इसमें देखिए श्रमिक काम करना नहीं चाहते हैं, भाई श्रमिक हैं तो काम क्यों नहीं करेंगे, तो भी कट जाएगा। तो यहाँ देखिए C नंबर का, मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से काम करते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई, तो ये तीनों तो ऑलरेडी कट जाएगा, तो ये B वाला आंसर ऑलरेडी सही हो जाएगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। भारत में युवाओं में रोजगार संकट हमेशा से विशाल मुश्किलों से भरा हुआ है। भारत में हर महीने लाखों लोग बेरोजगार कर्मचारियों की संख्या में शामिल हो रहे हैं। वर्तमान विकास मॉडल में एक निजी निवेश के आधार पर बनाया गया है, वह रोजगार के निर्वाह में असमर्थ है। कोम्पियर इक्विटी स्टडीज तथा भारत, एक सेकंड, भारत अपवर्जन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 60 लाख नौकरियों की तुलना में 2.7 लाख नौकरियां ही 2004 से 10 तक की अवधि में पाए हुए हैं। बेरोजगार युवाओं की बढ़ती भीड़ कृषि में कोई भविष्य नहीं ढूंढ पा रहे हैं तथा भारत में बहुत कम ही ग्रामीण परिवार उपलब्ध हैं। मैं आपको थोड़ा इसको समझाता हूं अपने ऊपर रख के। देखो, मेरे गांव में लगभग, अब तो वो गांव में नहीं रहा, नगर में रहा, तो 8 से 10 बीघा ज़मीन मेरे पास है। ठीक है, बीघा है, यहाँ पे बीघा चलता है, और 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। ठीक है, 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। ठीक है, तो ये ज़मीन है। अब भाई कृषि में अगर करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे? भाई हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ तो जो है चावल और गेहूँ उगाएंगे। ठीक है, चावल और गेहूँ से हम कितना कमा लेंगे? तो हमारी खेती की तकनीकी तो नहीं बदली नहीं, वही ट्रेडिशनल खेती है कि आप भरो, सिंचाई का भी है, ट्यूबवेल चला दो, पानी भरता चला जाएगा। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड भी हम सिंचाई का नहीं उपयोग कर रहे हैं, और जल स्रोत लगातार नीचे गिर रहे हैं, इसलिए पानी की बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं हो पा रही। चावल गेहूं का खेती करना यहाँ दिक्कत हो रहा है। मानसून भी डिस्टर्बेंस करता है, क्योंकि भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है, तो यहाँ मानसून भी आने में दिक्कत करता है। तो कुल मिला के ये समस्याएं आ रही हैं। अब कृषि तो इतना रोजगार देने से रहा नहीं, अब व्यक्ति कहाँ जाए? तो मैं अगर खेती नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं जो है सेवा क्षेत्र में जाने का प्रयास करूंगा। सेवा क्षेत्र में तो भाई मैं नौकरी तो कर नहीं सकता हूं, चूंकि मेरे पास उतना हुनर ही नहीं है। ISPCS की तैयारी में बड़े बड़े एक हुनर होते हैं, उनको होता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो वहाँ पे होगा नहीं। तो देखिए, सेवा क्षेत्र में आप क्या जाएंगे? तो सेवा क्षेत्र में आप कोई दुकान वगैरह खोलेंगे। दुकान इतना ज़्यादा खुल गया है कि लोग सामान खरीद नहीं पा रहे हैं,
क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? चूंकि यहाँ पर ये लेवल जो है, पैसा लोगों के पास आ ही नहीं रहा है। जब पैसा आएगा नहीं तो ये यहाँ तक लोग पहुँचेंगे नहीं। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि लेबर जो होते हैं ये क्या करते हैं, लेबर में दो प्रकार की मजदूरी होती है, एक संगठित क्षेत्र की मजदूरी होती है, एक असंगठित क्षेत्र की मजदूरी होती है। संगठित क्षेत्र में कौन आते हैं? जिनमें संविदा कर्मी वगैरह होते हैं, जिनकी नौकरी कुछ परसेंट गारंटी होती है, ये लगभग 10 से 20% होते हैं या 30% हो जाएंगे। असंगठित क्षेत्र में इसकी बहुत बड़ी संख्या है, उसका कोई काउंटेशन ही नहीं है, तो दिहाड़ी पे काम करते रहते हैं। ठीक है, तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिले? रोजगार आए दिन खत्म हो रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। तो इसी कारण ये समस्याएं उभर करके एक चक्री के रूप में बना रही हैं और यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ा रही हैं। जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हैं, जो कि सामाजिक, जातीय, आर्थिक जनगणना के अनुसार अधिकांश ग्रामीण परिवार लगभग 55% के पास कृषि के लिए कोई भूमि नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के पास भूमि नहीं है, 55% लोगों के पास। उन्हें विशेष तौर पर शारीरिक श्रम पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जो मैंने यहाँ पर बताया है। इसमें से अधिकांश प्रवासियों के रूप में अपने घर से दूर जाकर कठिन परिश्रम करते हैं, जिसे हम अपवर्जन कहते हैं। फिर भी उनके काम के अनुसार उन्हें लाभ नहीं मिल रहा जितना उनका हिसाब से वह है। ये भी एक छदम में बेरोजगारी है कि आप जिस लायक हो उसको आपको नौकरी नहीं मिल रही है, उसके साथ सबको पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे ही कंडीशन भारत में महिलाओं का भी है। महिलाओं को से काम तो अच्छे पुरुषों के बराबर लिया जा रहा है, लेकिन पैसा उनको कम दिया जाता है। तो ये आपका सैलरी वाला दिक्कत आ रहा था बीच में, इसके लिए प्रिविलेज का जो है कानून लाया गया था। प्रधानमंत्री, ये तो सामाजिक समस्याएं हैं, इस पर कभी हम भारतीय समाज जब यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया कि 2 हेक्टेयर की खेती योग्य भूमि वाले अल्प और सीमांत परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, सभी किसानों नहीं, ऐसा ही है, ये सभी किसानों 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य वाले अल्प और सीमांत परिवारों को नहीं, किसान को दिए जाएंगे। परिवार शब्द जो आ गया यही गलत है। ठीक है, 4 हेक्टेयर, तो ये गलत हो जाएगा। 4 हेक्टेयर तक के अल्प भूधारकों को 4 हेक्टेयर कोई मतलब ही नहीं है, 8 हेक्टेयर कोई मतलब ही नहीं है। सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाने का जो है लक्ष्य किया गया है, जो कि 2 हेक्टेयर और 4 हेक्टेयर का कोई बाउंडेशन है नहीं यहाँ पे। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 2019 में संशोधित नई केंद्र सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया कि सभी किसानों को 6,000 रुपये 3 बार किस्तों में प्रदान करने की फैसला लिया गया है। एक अन्य फैसले में प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रतिमाह 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है टॉपिक। अब हम चलते हैं जीएसटी के बारे में। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है हम थोड़ा बता देते हैं। देखिए, हमारे देश में 2 प्रकार के टैक्स सिस्टम है। एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जो सीधे सीधे कंपनी मालिक पर लगाया जाता है, उद्यमी पर लगाया जाता है, एंटरप्रेन्योर पर लगाया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, आयकर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर को हम जीएसटी कहते हैं। पहले इस पे सेल टैक्स लगता था और सब चीज़ें टैक्स लगते थे जो आम पब्लिक पर टैक्स लगे। ठीक है, तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई को पेश की गई, 2017 को पेश की गई थी। इसको समझिए। अब होता क्या है इसमें कि पहले जो हमारे यहाँ जो जीएसटी फ्रांस से लाया गया है, फ्रांस में पहले लागू हुआ था, तो पहले होता क्या था, यहाँ पर टैक्स के कई बहुत सारे स्लैब थे। जैसे कि मैं आपको एक कार बना के दे रहा हूँ, ठीक है, कार पे लगा टैक्स, फिर कार आई रोड पे, इस पर लगा रोड टैक्स, ये अब भी लग रहे हैं। ठीक है, अब पता नहीं सरकार कैसे जीएसटी को कैस्केडिंग इफेक्ट कर रही है। मैं इसका उदाहरण नहीं दूंगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। जैसे सपोज डैट एक टॉफ़ी बन रही है, टॉफ़ी का रॉ मटेरियल पर टैक्स लगता था, फिर टॉफ़ी मार्केट में आती थी, उस पर टैक्स लगता था, फिर बिचौलिया आता था, उस पर टैक्स लगाता था। टैक्स लगते 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 1 रुपये की टॉफ़ी ये 5 रुपये की बिकती थी। अब सरकार ने क्या किया कि इस 1 रुपये की टॉफ़ी पे एक टैक्स केंद्र सरकार का लगा दिया, एक
के एक टैक्स राज्य सरकार का लगा दिया, ठीक है। अब भी ये 2 टैक्स लग रहे हैं और यही इसी एक टैक्स जो है अगर 2 सरकारों के बीच में, 2 राज्यों के बीच में, इसे हम IGST कहते हैं, उस पर भी लागू हो गया। तो कहने का मतलब कि GST तो आप बता रहे हैं कि हम एक ही टैक्स लगा रहे हैं, एक देश एक टैक्स है, लेकिन GST एक प्रकार का टैक्स नहीं, GST में कई स्लैब हैं। इससे यह बताते हैं कि GST कई प्रकार के टैक्सों का समूह है, ठीक है। तो सरकार का कहना है इस विषय में कि हम जो है एक देश में अप्रत्यक्ष कर एक टैक्स लगा रहे हैं, इसे हम GST कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि GST क्या है। GST हर गरीब, हर आम व्यक्ति पर लग रही है। अगर आप 1 रुपए की टॉफ़ी भी खरीद रहे हैं तो आप GST पे कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि सपोज डेट अगर कोई बनिया सामान खरीद के लेकर आया मार्केट से, अगर वो 5 रुपए का सामान लेके आ रहा था, आपको 6 रुपए का बेच रहा है, तो वसूला किसने उस बनिया ने? 6 रुपये आपसे वसूला। टैक्स को कौन भर रहा है? आप भर रहे हैं। ये बनिया नहीं भर रहा है, बिचौलिया बनिया जो है नहीं भर रहा, और ये अपने हिसाब से मनमानी हिसाब से बेच रहे हैं, क्योंकि इनका एक टैक्स स्लैब है। अब इसमें सबसे बड़ी कमियां ये हैं कि ना तो इसमें ब्लॉकचेन है कि कितना टैक्स यहाँ पर लग रहा है, कितना टैक्स यहाँ पर लगना चाहिए, कोई पारदर्शिता यहाँ पर नहीं है। इसमें गलत तरीके से जो है वो उसमें इनवाइस इशू कर दिए जा रहे हैं रॉ मटेरियल पे। इसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है GST में, ठीक है, और सरकार इससे काफ़ी परेशान हो रही है। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो GST पे हम इतना ही आपको बताएंगे, चूंकि आप ज़्यादा बताएंगे तो आप दिक्कत होगी। आप यही समझिए GST आम व्यक्तियों पर लगने वाला टैक्स है जो हर सामानों पर लगता है। आप हर सामानों पर GST भर रहे हैं, आप GST पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वस्तु एवं सेवा कर अथवा GST गुड एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे भारत में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कर प्रणाली की दृष्टि से वस्तु एवं सेवा कर को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। एक होता है CGST, जिसे हम सेंट्रल या केंद्र सरकार की GST बोलते हैं। एक होती है SGST, जिसे हम राज्य सरकार के द्वारा GST वसूली करने के लिए बनाए हैं। और एक होता है IGST, इंटीग्रेटेड GST होती है। ये जो होती है केंद्र 2 राज्यों के बीच में जो GST का मतलब जैसे एक राज्य ये है और एक राज्य ये है। अब ये सामान यहाँ पर तैयार हुआ और यहाँ पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर भी एक GST लगेगी, इसे हम IGST कहते हैं। तो कितने हैं? तो 3 स्लैब हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर में कितने घटकों में बांटा गया है? तो 3 घटकों में बांटा गया है। GST को एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था कहते हैं, जिसमें भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। GST को निम्नलिखित 3 घटकों में विभाजित करते हैं। जो क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद बंद करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, कल हम इसको लेकर चलेंगे। ये होती है CGST। इसके तहत केंद्र द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। SGST क्या होता है? इसके तहत जो है राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। IGST क्या होता है? इसके तहत अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है, ठीक है। मतलब 2 राज्यों के बीच में यदि कोई चीज खरीद फरोख्त हो रही तो केंद्र पर सरकार क्या करेगी? IGST वसूलेगी, ठीक है। तो ये रहा आपका GST का कॉन्सेप्ट। मैं जानता हूँ कम कॉन्सेप्ट है, लेकिन कम में चलिए ज़्यादा ठीक रहेगा। ज़्यादा आप ऊट पटांग करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम अपना क्लास फिर लेकर के आएंगे और GST को कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।